नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक सुर्खियां लेकर हाजिर हूं। चर्चा करेंगे कफ सिरप की, कोडीन की। जिस तरीके से भोला प्रसाद यानी कि जो सरगना है, सरगने का जो पिता है, वो गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तार उस समय किया गया जब वह कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, यानी कि मलेशिया थाईलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में शुभम जायसवाल, अमित टाटा के सहित आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि 100 करोड़ से ऊपर कफ सिरप जो कोडीन है उसका प्रयोग किया जा रहा था, जिसको लेकर लगातार गिरफ्तारी जारी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो तार है वो बाहुबली जो है धनंजय सिंह के साथ जुड़े हुए आए हैं। कई वीडियो, कई फोटोज नज़र आए हैं और जिनको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि धनंजय सिंह की तरफ से इस बात को पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया गया और कहा गया है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच हो और जिससे कि सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि लगातार उनके साथ कनेक्शन बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अगर कप सिरप की बात करें तो जिसके तार रांची में जो फर्म बनाई गई थी उसकी सर्व बनारस होते हुए और देश के बाहर तक इसको लगातार सर्व किया जा रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश से ट्रकों के जरिए पश्चिम बंगाल होते हुए रांची और रांची से फिर उत्तर प्रदेश तक कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी और जिसको लेकर तकरीबन लाखों की और करोड़ों की तादाद में शीशियाँ लाई गई। जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, उसके साथ साथ उसके भोला प्रसाद, उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले पर अमित टाडा जो कि उसका सहयोगी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कई संदिग्ध लोगों को भी पहचान की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए हैं और कई और लोग इसके साथ कनेक्ट हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें कई जो पूर्व ऐसे जो अधिकारी हैं उसको ऊपर भी जांच का दायरा है, जो कि औषधि विभाग से जुड़े रहे हैं। तो यानी कि इन सभी को लेकर एक बड़ी तैयारी चल रही है विभाग की कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाए। हालांकि अब जब मेन भोला प्रसाद गिरफ्तार हुआ है तो कई और परतें खुलने बाकी हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन और लगातार एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही है और कफ कोडीन सिरप को लेकर जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अब गिरफ्तारी आने वाले समय में संभावना है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो एसआईआर से जुड़ी हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया को और अब बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले जिसकी लास्ट डेट 4 तारीख थी अब उसकी और बढ़ाकर कर दी गई है, यानी कि अब आगे भी तकरीबन 7 दिन इसका कार्य चलेगा। तो जिसमें अब बीएलओस पर जो प्रेशर की बात कही जा रही थी वो कम थोड़ी होने की संभावना है। इसको लेकर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तर प्रदेश नवदीप सिन्हा ने भी अपील की है कि बीएलओ पर प्रेशर न डाला जाए और उनको काम कम कराया जाए। इसके साथ साथ उनसे भी ये अपील की गई है कि वो रिलैक्स होकर काम करें, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग, चाहे वो मुरादाबाद हो, देवरिया हो, गोंडा हो, हर जगह से फतेहपुर हो, हर जगह से इस तरीके की रिपोर्ट आ रही थी कि बीएलओस ने कब में सुसाइड कर लिया है या उनकी डेथ हो गई है। हालांकि प्रशासन इसको हमेशा से नकारता रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियोस आए और लोगों को दावा किया गया परिजनों का, उसके हिसाब से बताया गया कि बीएलओ की प्रेशर की वजह से। लेकिन सरकार लगातार बीएलओ को रिलैक्सेशन दे रही है, काम को और बढ़ा रही है कि जैसे जैसे उसको काम को किया जा सके। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अब तैयारी जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर उन्होंने की है और लोगों से अपील भी की है। और टाइम बढ़ने के साथ साथ अब बीएलओ के ऊपर जो दबाव था 4 दिसंबर का वो अब कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो जिसको लेकर देखा जा सकता है कि अब एसआईआर का प्रोसेस कुछ समय के लिए बढ़ा गया है, जिससे कि जो लोग इस प्रोसेस में हैं उनको समय भी मिल जाएगा और इसके चलते अब कहीं ना कहीं जो दबाव की बात कही जा रही थी वो दबाव कम हो पाएगा। और इसके साथ साथ सभी तरीके से जो फॉर्म ना मिलने की स्थिति आ रही थी, जो लोग नहीं इसमें शामिल हो पा रहे थे उनको भी अब मौका मिलेगा कि वो शामिल हो सकें। तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो समय बढ़ा है उसे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अगली खबर बढ़ेंगे जो है एसआईआर और बांग्लादेशी रोहिंग्यों से जुड़ी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है और ऐसे समय में सबसे बड़ी बात है कि जो
बांग्लादेशी या रोहिंग्या जिनके ऊपर क्लेम किया जाता है कि वो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको बुलडोज करके हटा दिया गया और अब वो एसआईआर की प्रक्रिया में पार्ट ले रहे हैं। लेकिन उनके पास एक उपयुक्त आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो एसआईआर में भाग नहीं ले पा रहे हैं। अब उनके सामने उनकी नागरिकता का भी सवाल खड़ा हो गया और उनकी आइडेंटिटी का भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि वो तो वोटर बन नहीं पा रहे हैं और दूसरी जगह क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो इस स्थिति में आखिर उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनके बारे में क्लेम किया जाता है उनका क्या होगा? एसआईआर में उनके डॉक्यूमेंट 2003 में वो वोटर्स नहीं थे या 2003 में थे तो उनकी और आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही। तो इस तरीके की जो परिस्थिति उनके साथ है वो अब सामने निकल कर आ रही है, यानी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो असम के रहने वाले लोग हैं उनके सामने अब उत्तर प्रदेश में हो रहे एसआईआर में वो भाग नहीं ले पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि उनकी नागरिकता अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं एसआईआर में तो उनको कहीं ना कहीं बाहर होना पड़ेगा उत्तर प्रदेश से, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इसके बारे में कह चुके हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो की जा रही है वो अब इनके सामने एक परिस्थिति खड़ी हो गई कि कैसे अपने आप को प्रूफ करे कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब इसी को लेकर कई एरिया लखनऊ में, चाहे वो डालीबाग हो, चाहे वो डालीगंज हो या इसके अलावा विकास नगर हो, जहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं, जानकीपुरम सहित, उनके सामने अब अपनी पहचान दिखाने और बताने का और वोटर लिस्ट में जुड़ने की समस्या खड़ी हो गई है। अब आखिर क्या होगा उनके साथ, ये एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट पे पता लगेगा। लेकिन ये तो ज़रूर है कि एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा इन सभी की आइडेंटिटी अब सामने आ चुकी है, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं परेशान स्थिति में दिख रहे हैं। तो ये खबरें जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनको आज हमने डिस्कस की है। आप यूपी तक पर बने रहिए और देखते रहिए सुर्खियाँ। नमस्कार।